पाठ्य वस्तु में अनुकूलन करते समय हमने इस बात का ध्यान रखा था कि 4 हमारे पास विधियाँ थीं कि जब हमने उसका अनुकूलन हम कर पाए थे। तो पहली विधि थी कि हम कोशिश करेंगे कि जो अनुभव हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों को, वो डुप्लिकेट किए जाएँ, यानी कि प्रतिलिपिकरण किया जाए। यानी जितने ही विद्यार्थी हैं और जिनको, यदि मैं देखने वाले विद्यार्थियों की बात करूं, तो जो अनुभव उनको दिए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही अनुभव दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भी मिलने चाहिए। तो ये डुप्लीकेशन की बात थी। उसके बाद जब हम डुप्लीकेट करने की स्थिति में नहीं होते तो चीज़ों को मॉडिफाई यानी कि रूपांतरित करते हैं, और रूपांतरण की विधि का भी हम प्रयोग करते हैं अपने बच्चों को बातों को समझाने के लिए। कई बार रूपांतरण भी जब हम नहीं कर पा रहे हैं या उस बात की भी संभावना नहीं होती, तो फिर स्थानांतरण और अंत में विलोपन, यानी कि ये 4 सिद्धांतों की आपको चर्चा याद होगी यदि पुरानी कक्षाओं को आप याद करेंगे। अंग्रेजी में डुप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ओमिशन, ये चारों ही सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए हमने अपनी पाठ्यवस्तु को अनुकूलित किया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने बच्चों को सिखा दिया है तमाम विषयों में, जैसे अगर मैं भूगोल की बात करूं या मैं विज्ञान के विषय की बात करूं, तो भूगोल और विज्ञान विषयों में ज़्यादातर समय कई ऐसे दृष्टिमूलक अनुभव होते हैं जिनको कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समझाने के लिए हमें एक एक्सेसिबल फॉर्मेट या अदृष्टिमूलक जो उसके अनुभव होंगे उसमें बदलना होता है। तो इस तरह की हम प्रयास करते हैं। जब हमने उस बच्चे को सिखा दिया और अब बात आती है कि हम उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो असेसमेंट के समय भी हम इन बातों को ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से उसने सीखा था वैसा ही वो उत्तर भी दे पाएगा। तो इस तरह, मतलब एक उदाहरण यदि मैं आपके सामने रखूं, तो अगर जिस तरह से ज्योग्राफी में कई बार ये प्रश्न आता है कि आप पर्टिकुलर एक प्लेस को मानचित्र में दर्शाइए, तो ये, या कि किस भारत के किस क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ये इस तरह के दृष्टिमूलक प्रश्नों को दृष्टिबाधित बच्चे के लिए करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उससे ये कहा जा सकता है कि आप भारत में गेहूं उत्पादन के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनकी सूची बनाइए। इस तरह से आपने प्रश्न को अनुकूलित करा और वो बच्चा उस बात का जवाब दे पाएगा। विज्ञान में भी आपने इस तरह से अनुभव किया होगा कि हम ऐसा कहते हैं कि किसी एक मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो चित्र बनाना जो कि दृष्टिबाधित बच्चे के लिए मुश्किल कार्य है, इसलिए उससे ये कहा जा सकता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए और उनके कार्य बताइए। यानी कि आपने प्रश्नों को कुछ इस ढंग से अनुकूलित करा है। गणित में भी आप इस तरह से विचार कर सकते हैं कि ज़्यादा हम अर्थमेटिक अंक गणित पर प्रश्न पूछ लें, ना कि बजाय कि रेखा गणित के। तो इस तरह के कुछ प्रयास हम कर सकते हैं जिनको कि हम नाम दे सकते हैं एग्जाम्शंस का या कंसेशंस का। यानी कि जब हम उनका असेसमेंट कर रहे होंगे तो कुछ छूट और कुछ रियायतों पर हम विचार कर सकते हैं, और इस तरह से हम बच्चों का अनुकूलन कर सकते हैं। ये तमाम बातें हमको ध्यान में रखनी हैं। एक और बात मैं आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों के साथ असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हो सकता है उनको ब्रेल आदि ना आती हो। तो ऐसे में हम उनका ओरल, मौखिक रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। वे प्रश्न बच्चे अपने मौखिक रूप से जवाब दे सकते हैं। जबकि माध्यमिक स्तर पर जबकि उनको ब्रेल आदि अच्छे से आ जाती है तो लिखित रूप से उनका प्रश्न उत्तर हो सकता है। जबकि और उच्च स्तर पर जबकि बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और थोड़े समय में बहुत ज़्यादा सामग्री बच्चों को उपस्थित करनी होती है, वैसे में किसी राइटर की सहायता ली जा सकती है। यहाँ हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर राइटर की सहायता ली गई है तो लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा मार्क्स यदि ना काटे जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि बच्चा बोल रहा है और कोई दूसरा साथी उसको सुनकर लिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो रही हैं या कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, हो सकता है कि चूँकि एक राइटर की सहायता ली जा रही है तो इस तरह की गलतियों पर बच्चों के मार्क्स ना काटे जाएं। तो इस तरह की बातें आप ध्यान में रखेंगे कि जब आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होंगे।